नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई विधा के बारे में जानने वाले हैं जो व्याकरण से संबंधित है, जिसका नाम है समास। समास ये जो विधा है, इसके माध्यम से आपको ये संक्षिप्त रूप से जानना है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, मिश्रण या उसे एकत्रित करना या उसको सम्मिलित करना। मतलब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, जब जिस जगह पर एक से अधिक शब्दों को एकत्रित रूप से जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहा जाता है। मतलब एक से अधिक शब्द होते हैं, उन शब्दों को एक में एक दूसरे में जोड़ा जाता है। जोड़ने की वजह से नया शब्द उत्पन्न होता है। नया जो शब्द उत्पन्न होता है उसे समस्त पद कहते हैं। लेकिन नया शब्द उत्पन्न करते समय, नया शब्द बनाते समय वो जो प्रक्रिया वहां पर अपनाई गई उसे कहा जाता है समास। मतलब क्या होता है यहाँ पर समास में, एक से अधिक शब्द को जोड़कर उसे संक्षिप्त किया जाता है, उसे छोटा किया जाता है, उसे मिश्रित किया जाता है, उसे सम्मिलित किया जाता है, और उसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में गंगाजल। गंगाजल ये जो शब्द है, गंगा जल ये जो शब्द है, इसको छोटा किया गया है। अब देखिए, इसका अगर आप पूर्ण रूप लिखेंगे तो होगा गंगा का जल। गंगा का जल, गंगा का जल। यहां से इस उदाहरण से हम समझेंगे कि जब यहां पर जल एक शब्द है, गंगा दूसरा शब्द है, दोनों शब्दों को जोड़ा गया है, दोनों शब्दों को जोड़ा गया, दो से अधिक शब्द को जोड़ा गया है का लेकर, तो वो जोड़ने के बाद ये जो छोटा शब्द बना इसे हम कहेंगे समस्त पद। समस्त पद। देखिए, गंगा जल और का ये तीनों मिलकर एकत्रित आ गए और एक शब्द बन गया गंगा जल। इसे हम कहेंगे समस्त पद। लेकिन ये जो गंगा जल और का शब्द एकत्रित आए, उसकी जो प्रक्रिया हुई उस प्रक्रिया को कहेंगे हम समास। उसकी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? समास। प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? समास कहेंगे। अब जो समस्त पद बना हुआ है, जो समस्त पद बना हुआ है, उस समस्त पद को हमने फिर से अलग अलग अगर किया, गंगा का जल, अगर ये समस्त पद को फिर से अलग अलग किया तो इसे हम कहेंगे समास विग्रह। समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है कि जो संक्षिप्त किया हुआ शब्द है उस शब्द को पूर्व स्थिति में लाना या पहले जैसा उसको विग्रहित करके बताना, अलग अलग करके बताना, उसे समास विग्रह कहते हैं। तीन बातें आपको समझ आई होगी यहाँ पर। समास विग्रह, समास, समस्त पद, समास विग्रह। समास विग्रह क्या तात्पर्य है इससे? समास मतलब एक से अधिक शब्द को एकत्रित करने की जो एक पद्धति होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे कहा जाता है समास। जब एक से अधिक शब्दों को एकत्रित किया जाता है, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से एक से अधिक शब्द एकत्रित होते हैं और एक नया शब्द उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है समस्त पद। और जो बना बनाया हुआ शब्द है, मतलब एक से अधिक शब्दों के मेल से जो बना हुआ शब्द है, जब उसे फिर से अलग किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो उसे कहा जाता है समास विग्रह। इस तीनों बातों को लेकर भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिए कि समास में जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है, और समास में जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। मतलब जो समस्त पद होता है, अब इस गंगा जल जो है समस्त पद है। अब ये समस्त पद में पहला पद गंगा है, दूसरा पद जल है। जो पहला पद है गंगा और ये जो जल जो दूसरा पद है, इसको व्याकरणिक भाषा में अलग नामों से पुकारा जाता है। कौन से नामों से? कि जो पहला पद होता है उसे कहा जाता है पूर्व पद, और जो जल दूसरा पद होता है उसे कहा जाता है उत्तर पद। उसे कहा जाता है उत्तर पद। और याद रखिए, इसी पदों के अनुसार हमें समास के भेदों को जानने का, समझने का और भी आसान तरीका मिल जाता है। इसलिए ये इस पदों के बारे में आपको विस्तारित रूप से समझ में आना चाहिए कि जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है, और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद। याद रखिए, इसके आधार पर समास के तकरीबन 6 भेद है। मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 भेद है। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है अव्ययीभाव समास,
यहाँ पर पहला भेद हम देख रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में आपको याद रखना है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हर एक समास में दो पद होता है, उत्तर पद और पूर्व पद। पहला पद होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। जिस समास में, याद रखिए, जिस समास में जो पहला पद होता है वो गौण होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन जो उत्तर पद होता है वो महत्वपूर्ण होता है, तब उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। याद रखिए, तत्पुरुष समास का जब विग्रह किया जाता है तो उसमें जो विभक्ति होती है, जो कारक होते हैं, उसके आधार पर तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद हम देखने को मिलते हैं। जितने भी हमारे कारक है, बराबर है, कर्म हो, करण हो, संबोधन हो, जो भी कारक है, संबंध हो, ये सभी कारकों के अनुसार वो सभी भेद जो है तत्पुरुष समास के बनते हैं। मतलब वहां पर पूर्व पद गौण रहेगा, उत्तर पद पूरी तरह से मुख्य रहेगा, लेकिन वहां पर जो विभक्ति वहां पर जुड़ी हुई होगी, उसी विभक्ति के अनुसार जो है वहां पर वो भेद तैयार होगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं पहले यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त, इसका विग्रह होगा यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। इस जगह पर हम देखते हैं कि ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, ये उत्तर पद है, लेकिन पूर्व पद यहां पर गौण है और उत्तर पद यहां पर मुख्य है, उत्तर पद यहां पर मुख्य है। तो ये मुख्य होने की वजह से ये समास है तत्पुरुष समास। लेकिन यहां पर जो को यहां पर अक्षर प्रयोग हुआ, ये है कारक, ये है विभक्ति, और ये विभक्ति है कर्म से संबंधित, कर्म, और इसी वजह से ये तो समास है, तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा है, कर्म पर आधारित है, कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। मतलब याद रखिए आप कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद मुख्य होता है, उत्तर पद मुख्य होता है, लेकिन जो विभक्ति आएगी उस विभक्ति के अनुसार उसका भेद बन जाएगा। यहां पर को आया है, कर्म विभक्ति है, कारक है, इस वजह से ये जो है कर्म तत्पुरुष समास है। इस आधार पर समास के अन्य भेद भी देखने को हमें मिलते हैं। दूसरा जो भेद हम देखने वाले हैं वो देखेंगे हम यहां पर कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। याद रखिए, जब किसी भी पदों में यानी समस्त पद में अगर पहला पद ये विशेषण होता है, पहला पद अगर विशेषण होता है और दूसरा पद अगर विशेष्य होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, मतलब विशेष्य में क्या क्या रहता है, संज्ञा किसकी विशेषता बताए, विशेष्य की। विशेष्य कौन कौन होता है, कर्ता, यानी कर्ता मतलब कौन, संज्ञा या सर्वनाम। मतलब साधारण भाषा में आप समझ लीजिए, अगर किसी समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद अगर आप संज्ञा भी हो सकता है वहां पर या सर्वनाम भी हो सकता है, तब समझ लेना वो कौन सा पद है या कौन सा समास है, वो कर्मधारय समास है। वो कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। जैसे पहला पद हम देखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण के अनुसार हम लिखते हैं महाराजा, महाराजा। उदाहरण हमने लिखा महाराजा, महाराजा। इसका भेद कैसे होगा, महान है जो राजा, महान है जो राजा। यहां पर पहला पद है महान, दूसरा पद है राजा। महान ये क्या है, विशेषण है, और राजा ही संज्ञा है। तो हमारी परिभाषा के अनुसार जब भी किसी समस्त पद में पहला पद ये विशेषण होता है, दूसरा पद हो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, तो भी उस पदों के संग्रह को, उस समस्त पद को समास कहते हैं। लेकिन कौन सा कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महान यहाँ पर विशेषण आया है, राजा यहाँ पर संज्ञा है। अगला जो उदाहरण है, अगला जो भेद हम देखने वाले हैं समास का, समास का जो तीसरा भेद हम देख रहे हैं वो है द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। याद रखिए कि द्विगु समास
क्या होता है। तो जो द्विगु समास का क्या अर्थ होता है, आप याद रखिए कि जिस समस्त पद में दो पद तो होते हैं, हर एक समस्त पद में, हर एक सामासिक शब्द में दो पद होता है। तो जिस समस्त पद में पहला पद ये संख्यावाची होता है, और जब पहला पद दूसरे पद के साथ मिलता है तो वो किसी समूह को दर्शाता है, किसी समूह का बोध कराता है, तब ऐसे समस्त पद को, ऐसे सामासिक शब्द को हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आपको तुरंत समझेगा। यहां पर हम लेते हैं पंचवटी। पंचवटी ये द्विगु समास का उदाहरण है। इसका विग्रह अगर करेंगे तो कैसा होगा, 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समूह या समाहार, 5 वटों का समूह। अब देखिए यहां पर जो पहला पद है 5 है, और दूसरा जो पद है वो है वटों का समूह। 5 ये संख्यावाची है, पहला जो पद है ये संख्यावाची है, संख्या का बोध करा रहा है, 5 4 ये संख्या है, और 5 वटों का समूह, समूह मतलब वो एक से अधिक वटों का वहां पर समूह है। जहां पर 5 वटे एकत्रित रूप से आते हैं तो उस समूह को हम क्या कहते हैं, पंचवटी कहते हैं। जैसे नासिक में वो स्थित है पंचवटी, जहां पर 5 वटों का समूह है नदी में, बराबर है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जिस समासिक शब्द में, जिस समस्त पद में पहला पद ये नंबर्स में होता है, संख्या में होता है, संख्यावाची होता है, पहला पद जब दूसरों के साथ मिलता है, दूसरे पदों के साथ, तो वो किसी समूह का बोध करता है। समूह मतलब जहां पर एक से अधिक वस्तुओं का एकत्रित हुआ रहता है उसे समूह कहता है। तो यहाँ पर इसे हम द्विगु समास कहेंगे, क्योंकि पहला पद जो है पंच है, ये संख्या है, और वटी मतलब वो संख्या है लेकिन 5 वटों का समूह है, तो वो समूह का बोध करा रहा है। तो जिस जगह पर पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद दूसरों के पदों के साथ मिलता है, तो वहां पर समूह का बोध करा रहा है, तब वो समझ लेना पंचवटी जैसा जो है वो समास होता है। वो समास होता है कौन सा, वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगला जो हम भेद देखने वाले हैं वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास चौथा जो है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, युद्ध। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, होड़। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। याद रखिए कि हर एक समास में कितने पद होते हैं, समस्त पद में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। जिस जगह पर पहला पद यानी पूर्व पद दूसरे पद के साथ यानी उत्तर पद के साथ होड़ रखता है, झगड़े करता है, द्वंद्व रखता है या प्रतिस्पर्धा करता है, क्या करता है कि मैं गौण हूं या मैं मुख्य हूं, दोनों भी वहां पर झगड़ते हैं कि मैं मुख्य हूं, मैं मुख्य हूं। जैसे तत्पुरुष समास में आपने देखा कि एक मुख्य रहता है, एक गौण रहता है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों भी पद जो होता है, पहला और दूसरा जो पद है वो प्रतिस्पर्धा रखता है, दोनों भी होड़ रखता है, दोनों भी एक दूसरे से लड़ते रहता है कि मैं महान हूं या मैं बड़ा हूं या मैं मुख्य हूं। वहां पर कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसमें से कोई गुण है। तब ऐसे पदों के समूह को हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, और इसका विग्रह होगा माता और पिता, माता और पिता। देखिए यहां पर दोनों भी पद मुख्य है, दोनों भी पद महान है। अगर मैंने किसी को भी पूछा कि आपको, आपके लिए माता महान है या पिता महान है, तो मेरे सबसे यही जवाब मिलेगा कि हमारे लिए माता और पिता दोनों भी समान रूप से, समान मुख्य रूप से मायने रखते हैं या उनका महत्व हमारे जीवन में है। तो इसी उद्देश्य से ये जो माता शब्द है वो भी उतना ही मूल्य रखता है, ये पिता शब्द है वो भी उतना ही मूल्य रखता है। मतलब दोनों के बीच में यहाँ पर कोई भी गौण नहीं है या कोई भी मुख्य नहीं है, दोनों भी महान ही है, दोनों भी मुख्य हैं। तो इसे कहा जाएगा वहां पर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का और एक ध्यान रखना है कि जब भी द्वंद्व समास होता है, उस सामासिक शब्द का जब आप विग्रह करते हो तो उस विग्रह के अंतर्गत और या अथवा ऐसे शब्द लग कर आते हैं, ऐसे योजक शब्द लग कर आते हैं। और जो सामासिक शब्द होता है उसके बीच में भी योजक चिन्ह होता है। तो ये आसान तरीका है इसे पहचानने का। और या अथवा, और भी उदाहरण उसके माता पिता, रात दिन, सुख दुख, बहुत सारे। तो ये सभी उदाहरण जो है ये द्वंद्व समास के हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण आसानी से समझ लीजिए कि द्वंद्व समास जो समस्त पद रहेगा, सामासिक शब्द रहेगा, उसके बीचों बीच योजक चिन्ह रहेगा।
योजक चिन्ह नहीं रहा तो समझ लेना कि जब भी आप उसका विग्रह करोगे तो उसमें और याद तरह से हमने द्वंद्व समास यहाँ पर जानने का प्रयास किया। अगला जो भेद हम देखने का प्रयास कर रहे हैं वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ये जो बहुव्रीहि समास है इसे साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि हमने क्या देखा कि हर एक सामासिक शब्द में दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। जिस जगह पर ऐसे होता है कि हमने देखा कि किसी जगह पर पहला पूर्व पद महान होता है, दूसरे किसी जगह पर उत्तर पद महान होता है, लेकिन जिस जगह पर ऐसे होता है कि ना पूर्व पद महान होता है ना उत्तर पद महान होता है, ना पूर्व पद मुख्य होता है ना उत्तर पद मुख्य होता है, तो दोनों के मेल से जो बना हुआ तीसरा पद है वो मुख्य होता है, तो समझ लेना उस समास को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। समझ में आपको कि दो पद होते हैं हर एक समास में, पूर्व पद उत्तर पद। जिस जगह पर पूर्व पद भी मुख्य नहीं होता है, उत्तर पद भी मुख्य नहीं होता है, यानी पहला पद और दूसरा पद भी मुख्य नहीं होता है, तो उसमें से उत्पन्न होने वाला तीसरा पद ही मुख्य होता है उसके, और वो बोध कराता है, तो समझ लेना वो बहुव्रीहि समास है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं गजानन। गजानन, गजानन ये जो समास है इसका विग्रह अगर आप करेंगे समास विग्रह तो होगा गज के समान आनन है जिसका, गज के समान समान आनन है जिसका, अर्थात कौन है, अर्थात गणेश जी, गणेश जी। अब देखिए हमारी परिभाषा क्या कहती है बहुव्रीहि समास की, कि जिस जगह पर ऐसा होता है कि ना पूर्व पद महान होता है ना उत्तर पद महान होता है, तो दोनों की मेल से उत्पन्न हुआ तीसरा पद ही महान होता है, मुख्य होता है, तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। हम देखते हैं गज ये पहला पद है, आनंद ये दूसरा पद है और गणेश जी ये तीसरा पद है। अब कैसे देखिए, गज के समान गजानन, गजानन मतलब गज पहला पद, आनंद मतलब दूसरा पद। गज का अर्थ क्या होता है, हाथी। गज का अर्थ क्या होता है, हाथी। आनंद का अर्थ क्या होता है, मुख। मुख मतलब चेहरा, मुखौटा मतलब हाथी का मुखौटा, हाथी का मुखौटा। अगर मैं ऐसे कहता हूं कि गज के समान हाथी मतलब गज के समान आनंद मतलब गज का मुखौटा, गज का चेहरा या हाथी का चेहरा, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि पहला पद मुख्य है या दूसरा पद मुख्य है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि गज के समान आनंद है जिसका, वो होते गणेश जी, मतलब जिनको हाथी का चेहरा लगा हुआ है वो गणेश जी है, और गणेश जी को ही गजानन कहा जाता है। तब आपको पूरी तरह से बोध होता है कि गजानन जो है ये गणेश जी को भी कहा जाता है। तो इस वजह से ये यहाँ पर विशेष अर्थ प्राप्त करा देने के लिए गणेश जी शब्द महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर गज और आनंद ये मुख्य भूमिका नहीं निभा रहे, तो गणेश जी ये शब्द मुख्य भूमिका निभा रहा है। इसीलिए जिस जगह पर ना पूर्व पद महान होता है ना उत्तर पद महान होता है, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद से उत्पन्न होने वाला तीसरा पद मूल्यवान होता है, मुख्य होता है, तब ऐसे समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस तरह से हमने गजानन उदाहरण समझने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं अंतिम जो भेद है समास का, वो देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। जिस सामासिक शब्द में, जिस समास पद में पूर्व पद महान होता है, पूर्व पद मुख्य होता है और उत्तर पद गौण होता है। पूर्व पद जहां पर मुख्य होता है और वो पद जो होता है वो अव्ययी होता है, और वो अव्यय जो पद होता है जब वो दूसरे पद के साथ जुड़ता है तब बनने वाला जो समस्त पद होता है वो भी अव्यय होता है, तब ऐसे समास को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं आमरण, 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 इसका विग्रह आएगा मरण तक, मरण तक। हम बोलते हैं ना अमरण उपोषण किया, अमरण उपोषण किया, तो मरने तक उपोषण करेंगे, ऐसे उसका अर्थ होता है। तो आमरण में आ जो है ये पूर्व पद है और मरण जो है वो उत्तर पद है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आ जो है मुख्य है, और उसी के साथ जब वो बन रहा है, इसके साथ मरण के साथ जब वो जुड़ रहा है, मरण शब्द के साथ जब वो जुड़ रहा है, तो वहां पर वो अव्यय बनाने का प्रयास कर रहा है। तो जिस जगह पर ऐसे होता है कि पहला पद पूर्व पद मूल्यवान होता है,
वो पद जो होता है वो अव्ययी भी होता है। जब वो दूसरे पद के साथ जुड़ जाता है, दूसरे पूर्व उत्तर पद के साथ जुड़ जाता है, तो वो उससे भी इस तरह से आपको समझ लेना है कि जहां पर पूर्व पद महान होता है, मुख्य होता है, और वो जो उत्पन्न करने वाला, उसे तैयार करने वाला दूसरा पदों के साथ जुड़ जाता है, तो उसे भी अव्यय बनाता है, खुद भी अव्यय होता है, तब उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि पहला जो होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद मुख्य होता है, पूर्व पद गौण होता है, और वो जिस कारक और विभक्ति के साथ जुड़कर आता है उसके अनुसार उसके भेद पड़ते हैं। उसके बाद हमने देखा द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरे पद के साथ वो जो जुड़ता है संख्यावाची, तब वहां पर वो समूह का बोध कराता है, तब उसे द्विगु समास कहते हैं। उसके बाद हमने द्वंद्व समास देखा कि जिसमें पहला पद और दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों भी समान मूल्य रखते हैं, तब उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। उसके बाद हमने देखा बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में क्या होता है कि ना पूर्व पद महान होता है, ना उत्तर पद महान होता है, ना पूर्व पद मुख्य होता है, ना उत्तर पद मुख्य होता है, तो उसके उत्पन्न होने वाला तीसरा ही पद मुख्य होता है, तब उसे बहुवीरी समास कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कर्मधारय समास। जिस जगह पर पूर्व पद ये विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है, तब ऐसे उसके समस्त पद को, बनने वाले समस्त पद को हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से हमने आज जो है समास देखने का प्रयास किया। धन्यवाद।